अब आगे सुनिए, वीर चौहान की चुनौती। विक्रम के पीछे खड़े उस रहस्यमयी और शांत साये को देखते ही काव्या और गोलू के चेहरों का रंग एक ही पल में उड़ गया। उन दोनों की आंखों में एक ऐसा गहरा खौफ और चिंता उभर आई जिसे छिपाना नामुमकिन था। आर्यन के चेहरे की मांसपेशियां भी एकदम से सख्त हो गईं। उसकी भौहें गहराई से सिकुड़ गईं और उसने भी अपनी नजरें उस शख्स पर टिका दी जो अभी अभी विक्रम के ठीक पीछे प्रकट हुआ था। वह सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ एक नौजवान था। उसकी उम्र लगभग 15 या 16 साल के आसपास रही होगी। शारीरिक बनावट के लिहाज से वो बेहद सुडौल था और उसके नैन नक्श किसी राजकुमार की तरह बेहद आकर्षक और शार्प थे। उस नौजवान ने अपना एक हाथ विक्रम के गिरते हुए कंधे पर बहुत ही आराम से रखा हुआ था और उसी एक हाथ से उसने आर्यन के उस भयंकर भेदक प्रहार के पूरे इम्पैक्ट को हवा में ही सोखकर विक्रम को जमीन पर गिरने से बचा लिया था। उस नौजवान के होंठों पर एक बहुत ही हल्की और शांत मुस्कान तैर रही थी, लेकिन आर्यन की तेज और प्रशिक्षित आंखों ने तुरंत भांप लिया था कि उस मुस्कान में कोई गर्माहट या अपनापन नहीं था, बल्कि वो मुस्कान सर्दियों की किसी बर्फीली रात जितनी ठंडी, खतरनाक और जहरीली थी। यह नौजवान कोई और नहीं, वीर चौहान था। वीर विक्रम का सगा बड़ा भाई था और चौहान फैमिली की पूरी युवा पीढ़ी के सबसे होनहार, टैलेंटेड और खौफनाक सदस्यों में से एक था। उसकी उम्र महज 15 साल थी, लेकिन इतनी कम उम्र में ही वो बहुत पहले वज्रदेह के 5वें लेवल की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। इस स्टेज पर आकर उसे अपनी नाभि के पास एक प्राण ऊर्जा का बीज पैदा करने के लिए सिर्फ एक और सही मौके या एक छोटे से ब्रेक थ्रू की जरूरत थी। और एक बार जब वो बीज उसके शरीर में बन जाता तो यह तय था कि आने वाले फैमिली कंपटीशन में वीर टॉप 3 में अपनी जगह पक्की कर लेगा। भैया विक्रम, जो अभी कुछ पल पहले तक किसी खूंखार जंगली जानवर की तरह आर्यन पर गुर्रा रहा था, वो वीर को देखते ही किसी भीगी बिल्ली की तरह सहम गया। विक्रम की वो सारी दादागिरी और उसका वो सारा घमंड वीर के इस शांत लेकिन डरावने ऑरा के सामने एक झटके में हवा हो गया। तुम्हारी मुट्ठियों में सिर्फ इतनी सी ताकत है? अगर अपनी टेक्निक को ढंग से प्रैक्टिस करने की बजाय तुम इसी तरह बाहर सड़कों पर गुंडागर्दी करते फिरोगे तो एक दिन हमारी पूरी फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दोगे। वीर ने विक्रम के कंधे से अपनी पकड़ ढीली करते हुए बहुत ही कैजुअल लेकिन चुभने वाली आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी हंसी थी, लेकिन उस हंसी में विक्रम के लिए एक साफ चेतावनी छिपी थी। वो तो बस मैं थोड़ा लापरवाह हो गया था। अगर मैं पूरी तैयारी के साथ दोबारा इससे लड़ूं तो इस लूजर की कोई औकात नहीं है कि ये मुझे छू भी सके। विक्रम का चेहरा वीर की उन बातों से शर्म के मारे लाल हो गया। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए आर्यन की तरफ उंगली उठाते हुए एक खोखला सा दावा किया, लेकिन विक्रम का यह दावा कितना झूठा था ये वहां खड़ा हर एक इंसान समझ रहा था। खुद विक्रम के कांपते हुए हाथ इस बात की गवाही दे रहे थे कि आर्यन का वो मुक्का कितना भयंकर और जानलेवा था। बकवास बंद करो। तुमने आर्यन के मुक्के से जो 4 गूंज वाली आवाज सुनी वो भेदक प्रहार की चौथी गूंज थी। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी उस घटिया गिरती चट्टान टेक्निक में इतनी ताकत कभी नहीं आ सकती कि वो 4 गूंज वाले फोर्स को रोक सके। वीर ने विक्रम को झिड़कते हुए चुप कराया और फिर अपनी वो बर्फीली नजरें धीरे धीरे घुमाकर आर्यन के चेहरे पर टिका दी। कुछ सेकंड्स तक वो आर्यन को ऊपर से नीचे तक ऐसे स्कैन करता रहा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को तौलता है। फिर वीर के होंठों पर वो ठंडी मुस्कान वापस लौट आई। आर्यन भाई, मानना पड़ेगा, तुम तो बहुत लंबे समय से अपने इस असली रूप को हम सबसे छिपाकर बैठे थे। वीर मार्शल आर्ट्स की दुनिया की बारीकियों को बहुत अच्छे से समझता था। वो जानता था कि भेदक प्रहार जैसी खतरनाक टेक्निक को मास्टर करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दिन रात पागलों की तरह खून पसीना एक करने के बाद भी किसी आम इंसान को चौथी गूंज तक पहुंचने में कम से कम कई महीनों का समय लगता है। लेकिन आज से पहले पूरी चौहान फैमिली में किसी ने सपने में भी नहीं सुना था कि आर्यन को कोई मार्शल आर्ट टेक्निक आती भी है। ये तो बस किस्मत का खेल है वीर भाई। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर आपको इतना ध्यान देने की जरूरत पड़े। आर्यन ने अपने चेहरे पर कोई भी इमोशन न लाते हुए होंठों पर एक सूखी और सार्कास्टिक स्माइल के साथ जवाब दिया। भले ही वीर बाहर से बहुत मीठा और तहजीब से बात कर रहा था, लेकिन आर्यन उसके इस चेहरे के पीछे छिपे हुए जहरीले सांप को बहुत अच्छे से पहचानता था। आर्यन और वीर के पिताओं के बीच पुरानी और गहरी दुश्मनी थी। चौहान फैमिली में आर्यन के पिता और वीर के पिता के बीच पावर और रुतबे को लेकर जो कड़वाहट थी वो उनकी आने वाली पीढ़ी यानी आर्यन और वीर तक भी ट्रांसफर हो चुकी थी। अगर कोई आर्यन से पूछता तो वो यही कहता कि विक्रम का वो गुस्सैल और बेवकूफी भरा बर्ताव फिर भी बर्दाश्त किया जा सकता है,
विक्रम एक खुला हुआ गुंडा था जो सामने से वार करता था, लेकिन यह वीर, यह इंसान अंदर से एक शातिर लोमड़ी था। विक्रम जो भी दादागिरी करता था, उसके पीछे की असली ढाल वीर का रुतबा ही था। लेकिन इन सबसे बड़ी बात, एक ऐसी बात जिसने आर्यन के दिल में वीर के लिए एक कभी न मिटने वाली नफरत पैदा कर दी थी, वो कुछ और ही थी। आज से ठीक आधा साल पहले आर्यन ने अपने पिता राघव से एक बात सुनी थी। वीर ने अपने दादाजी के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि वो काव्या से सगाई करना चाहता है। ये तो किस्मत अच्छी थी कि आर्यन के पिता राघव ने उस समय साफ तौर पर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और अपनी जान की बाजी लगाने की धमकी दे दी थी, जिसकी वजह से यह बात वहीं दब गई। लेकिन उस एक घटना ने आर्यन और वीर के बीच एक ऐसी अदृश्य लकीर खींच दी थी जिसे अब कोई नहीं मिटा सकता था। आर्यन, चलो यहां से चलते हैं। काव्या ने डरते हुए चुपके से आर्यन की कमीज की आस्तीन को पीछे से खींचा और फुसफुसाते हुए कहा। भले ही वो इस बात से बहुत हैरान और खुश थी कि आर्यन ने विक्रम को सिर्फ एक मुक्के में हरा दिया था, लेकिन काव्या इतनी समझदार थी कि वो जानती थी वीर किस लेवल का मॉन्स्टर था। वीर न सिर्फ शारीरिक ताकत में बल्कि अपनी शातिर चालों में भी विक्रम से मीलों आगे था। काव्या नहीं चाहती थी कि आर्यन इस खतरनाक इंसान से उलझे। है काव्या, तुमसे मिले हुए काफी लंबा समय बीत गया है। वीर ने आर्यन को नजरअंदाज करते हुए अपना सिर घुमाया और काव्या की तरफ देखने लगा। जब उसकी नजरें काव्या के उस मासूम, डरे हुए लेकिन बेहद खूबसूरत चेहरे पर पड़ी, तो वीर की आंखों में एक अजीब सी ललचाई हुई चमक आ गई। हालांकि काव्या अभी बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती एक खिलती हुई कली की तरह थी जो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। शिवालिक टाउन के न जाने कितने अमीर और ताकतवर नौजवान काव्या को पसंद करते थे और वीर भी उस लिस्ट में सबसे ऊपर था। विक्रम हमेशा से ही एक बेवकूफ और जल्दबाज लड़का रहा है, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन काव्या, अगर तुम्हें अपनी ट्रेनिंग या आर्यन की मदद के लिए किसी जड़ी बूटी की जरूरत है, तो तुम सीधे मेरे पास आ सकती हो। यह सूर्य संजीवनी बूटी तो वैसे भी सिर्फ एक ग्रेड 1 की बहुत ही मामूली और सस्ते दर्जे की बूटी है। मेरे पास इससे कहीं बेहतर चीजें हैं जो मैं तुम्हें खुशी खुशी दे सकता हूँ। वीर ने बहुत ही मीठे और अपनापन जताने वाले अंदाज में कहा। वीर को इस तरह से खुद से इतनी बेतकल्लुफी से बात करते देख काव्या की चांद जैसी खूबसूरत भौहें सिकुड़ गईं। उसे वीर का इस तरह से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन सामने वाले इंसान की हैसियत और ताकत को देखते हुए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। हरामी कहीं का, ये इंसान मुझे अंदर तक घिनौना लगता है। कसम से, अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं इसका वो नकली मुस्कुराता हुआ चेहरा तोड़ देता। गोलू, जो आर्यन के पीछे छिपा हुआ खड़ा था, उसने अपने दांत पीसते हुए बुदबुदाकर कहा। उसे भी वीर का काव्या को इस तरह घूरना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वीर भाई की इस दरिया दिली का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम अपनी चीजें खुद अपनी मेहनत से हासिल करने में यकीन रखते हैं। हमारी फैमिली का पैसा कमाना कोई आसान बात नहीं है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम अपने पैरों पर ही खड़े रहें। आर्यन ने गोलू की भड़ास को अनसुना करते हुए एक बहुत ही शांत और सदी हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया। अगर यह पुराना आर्यन होता तो शायद वो वीर को देखकर चुपचाप अपना रास्ता नाप लेता, लेकिन अब समय बदल चुका था। आर्यन के सीने से वो रहस्यमयी पत्थर का ताबीज लगा हुआ था जो उसे दिन प्रतिदिन ताकतवर बना रहा था। आर्यन की अंतरात्मा उसे चीख चीख कर बता रही थी कि वो दिन दूर नहीं जब यह वीर भी उसके पैरों की धूल के बराबर होगा। ओह, वीर ने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ ली। उसकी उस हमेशा रहने वाली स्माइल में अब एक हल्का सा व्यंग्य और मजाक जुड़ गया था। आर्यन भाई का यह अड़ियल और कभी न झुकने वाला एटीट्यूड तो बिल्कुल उनके पिता राघव चाचा पर गया है। मानना पड़ेगा, खून अपना असर दिखाई देता है। भले ही वीर के मुंह पर एक स्माइल थी, लेकिन वहां खड़ा हर एक इंसान समझ सकता था कि वीर ने जानबूझकर आर्यन के पिता राघव का मजाक उड़ाया था। एक ऐसा इंसान जो कभी चौहान फैमिली का सबसे बड़ा जीनियस हुआ करता था, लेकिन अब एक अपाहिज और लूजर की जिंदगी जी रहा था। अपने पिता का इस तरह मजाक उड़ता देख आर्यन की गहरी काली आंखों में एक भयंकर गुस्से की आग भड़क उठी। उसके हाथों की मुट्ठियां खुद कस गईं। है खैर, चूंकि यह सूर्य संजीवनी बूटी काव्या ने अपनी मेहनत से ढूंढी थी, तो कायदे से ये उसी के पास रहनी चाहिए। घबराओ मत काव्या, इस बदतमीज विक्रम को तो मैं घर जाकर ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करेगा। वीर ने विक्रम के हाथ से वो लाल रंग की बूटी छीन ली और उसे हवा में लहराते हुए काव्या की तरफ देखकर मुस्कुराया। काव्या ने वीर के हाथ में उस बूटी को देखा, लेकिन उसने अपने छोटे छोटे गुलाबी होठों को कसकर दबा लिया। उसने आगे बढ़कर उस बूटी को लेने की कोई कोशिश नहीं की।
काव्या अंदर से बहुत डरी हुई थी। वो जानती थी कि अगर उसने वीर के हाथ से वो बूटी ले ली तो वीर इसी बात का फायदा उठाकर भविष्य में आर्यन के लिए कोई नई और भयानक मुसीबत खड़ी कर देगा। इसलिए काव्या ने मन ही मन यह तय कर लिया था कि वो इस सूर्य संजीवनी बूटी को यहीं छोड़ देगी, लेकिन आर्यन की जान जोखिम में नहीं डालेगी। काव्या के इस रिएक्शन को देखकर वीर के होंठों की वो मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसे अपना प्लान काम करता हुआ दिख रहा था। लगता है वीर भाई सच में बहुत महान और दरियादिल इंसान है। लेकिन इससे पहले कि वीर अपने दिमाग में आगे का कोई जाल बुन पाता, आर्यन ने एक हल्की सी हंसी के साथ उसकी बात काट दी। और फिर वहां मौजूद उस पूरी भीड़ की फटी हुई आंखों के सामने आर्यन बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे वीर की तरफ आगे बढ़ा। उसने बिना किसी से इजाजत लिए या बिना कोई डर दिखाए अपना हाथ आगे बढ़ाया और वीर के हाथ में मौजूद उस सूर्य संजीवनी बूटी को कसकर पकड़ लिया। आर्यन की इस अचानक और बेखौफ हरकत ने वीर को अंदर तक हिलाकर रख दिया। वीर के चेहरे की वो स्माइल अचानक से एकदम गायब हो गई और उसका चेहरा एक पत्थर की तरह सख्त और ठंडा पड़ गया। वीर की आंखों में एक बर्फीला सन्नाटा छा गया। आर्यन ने इस भरी भीड़ के सामने उसकी आंखों में आंखें डालकर जो हरकत की थी, उसने वीर के घमंड और उसके ईगो को एक बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी। हालांकि आर्यन ने वीर के उस जानलेवा घूरने को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसने अपनी उंगलियों से उस बूटी पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन आर्यन को तुरंत महसूस हुआ कि उस बूटी का दूसरा सिरा वीर के हाथ में किसी लोहे के चिमटे की तरह जकड़ा हुआ था। वीर की उंगलियों की ताकत इतनी भयानक थी कि वो बूटी अपनी जगह से 1 मिलीमीटर भी नहीं हिली। आर्यन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ वीर की आंखों में देखा और पूछा, तो क्या हुआ? क्या वीर भाई का मन अचानक से बदल गया है? क्या अब आपको यह सस्ती सी बूटी पसंद आ गई है? ये चुभने वाले शब्द सुनते ही वीर की आंखों के कोनों की मांसपेशियां फड़क उठी। उसने बहुत ही धीमे से अपनी पकड़ ढीली की और बूटी आर्यन के हाथ में छोड़ दी। फिर उसने आर्यन की आंखों में ऐसे घूरा जैसे कोई खंजर घोंप रहा हो। वीर ने बहुत ही धीमी लेकिन एक खौफनाक आवाज में हंसते हुए कहा, आर्यन भाई, मुझे तुम्हारी उस भेदक प्रहार टेक्निक में बहुत दिलचस्पी हो रही है। क्या तुम मेरे साथ एक छोटा सा फ्रेंडली ड्यूल करना पसंद करोगे? और इससे पहले कि आर्यन हाँ या ना में कोई जवाब दे पाता, वीर ने अचानक से अपना दायां पैर आगे बढ़ाया और पलक झपकते ही वीर का एक खुला हुआ हाथ हवा को चीरता हुआ सीधा आर्यन की छाती की तरफ बढ़ गया। यह हमला इतना अचानक, इतना तेज और इतना भयानक था कि वीर के हाथ के आगे बढ़ने से जो हवा का झोंका पैदा हुआ, वो विक्रम के मुक्के से पैदा हुई हवा से कई गुना ज्यादा भारी और जानलेवा था। हवा में एक तेज वूश की आवाज गूंजी। वीर को बिना कोई वार्निंग दिए इस तरह से हमला करते देख आर्यन का चेहरा एकदम सीरियस और डार्क हो गया। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने बिजली की फुर्ती से अपने दोनों हाथों को क्रॉस किया और अपने सबसे नाजुक अंगों को बचाने के लिए उन्हें अपनी छाती के ठीक सामने अड़ा दिया। धड़ाम। जैसे ही वीर का हाथ आर्यन के क्रॉस किए हुए हाथों से टकराया, वहां एक ऐसा भयानक धमाका हुआ जैसे दो भारी चट्टानें आपस में टकरा गई हों। उस टकराव के ठीक अगले मिलीसेकंड में आर्यन को महसूस हुआ जैसे किसी बेकाबू जंगली हाथी ने उसे टक्कर मार दी हो। एक भयंकर, हिंसक और अंदर तक चीर देने वाली ताकत वीर के हाथ से निकली और आर्यन की बाह की हड्डियों में घुस गई। दर्द की एक तेज लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उस भयानक फोर्स को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से आर्यन के पैर जमीन पर पीछे की तरफ फिसलने लगे। उसकी जूतियों ने जमीन की मिट्टी में गहरे निशान बना दिए। लगातार 10 कदम पीछे खिसकने के बाद आर्यन ने आखिरकार अपनी एड़ियों को पूरी ताकत से जमीन में गड़ाया और अपने शरीर को गिरने से रोका। किस्मत अच्छी थी कि आर्यन वज्रदेह के चौथे लेवल पर आ चुका था और उसका फाउंडेशन बेहद मजबूत था, वरना इस एक हमले से उसकी हड्डियां टूट सकती थीं और वो जमीन पर खून थूकता हुआ तड़प रहा होता। प्राण ऊर्जा, वज्रदेह का छठा लेवल। अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए और अपने कांपते हुए हाथों को नीचे करते हुए आर्यन ने शौक और हैरानी से भरे हुए शब्दों में बुदबुदाया। जब वीर का हाथ उसके शरीर से टकराया था तो आर्यन की तेज आंखों ने एक बहुत ही बारीक डिटेल नोटिस कर ली थी। उसने साफ देखा था कि वीर के हाथ के चारों तरफ एक बेहद हल्की, लगभग न के बराबर दिखने वाली सफेद रोशनी की एक लेयर चमक रही थी। यह रोशनी कोई वहम नहीं थी, यह साफ तौर पर प्राण ऊर्जा का प्रभाव था। इसका मतलब बहुत साफ था, वीर सिर्फ 5वें लेवल पर नहीं था, बल्कि उसने चुपके से उस लेवल को पार कर लिया था और ऑफिशियली वज्रदेह के छठे लेवल में एंट्री मार ली थी। उसके शरीर के अंदर, उसकी नाभि में वो जादुई प्राण ऊर्जा का बीज जन्म ले चुका था। वहीं दूसरी तरफ वीर अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था, लेकिन उसकी भौहें गहराई से सिकुड़ गई थीं।
उसने आर्यन को एक बहुत ही हैरान और तीखी नजर से देखा। वीर को यह बात बिल्कुल पच नहीं रही थी कि उसने प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल करके जो जानलेवा हमला किया था, उसे आर्यन ने बिना बेहोश हुए या बिना गिरे सिर्फ 10 कदम पीछे हटकर कैसे बर्दाश्त कर लिया। वीर का ईगो हर्ट हो चुका था। वो अपने दिल में यह तय कर चुका था कि भले ही आर्यन ने पहला वार झेल लिया हो, लेकिन वो आर्यन को अगले 5 मूव्स के अंदर जमीन पर धूल चाटने पर मजबूर कर देगा। यह वो ओवर कॉन्फिडेंस था जो छठी लेयर पर पहुंचने वाले हर इंसान में आ जाता है। मानना पड़ेगा आर्यन भाई, तुम्हारे अंदर सच में दम है। तो चलो एक और वार हो जाए। वीर की आंखों में अब एक खतरनाक चमक आ चुकी थी। उसका इरादा आर्यन को इतनी आसानी से छोड़ने का बिल्कुल नहीं था। एक हल्की सी डरावनी हंसी के साथ वीर ने दोबारा अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश किया और एक झपट्टे में आर्यन की तरफ लपका। इस बार भीड़ में खड़े हर एक इंसान की सांसें अटक गईं, क्योंकि उन्होंने भी साफ साफ देख लिया था कि वीर के पूरे शरीर पर एक बेहद हल्की सी जादुई रोशनी चमकने लगी थी। वीर को अपनी तरफ इस भयंकर रफ्तार से आता देख आर्यन की आंखों का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। उसने अपने दांत इतनी जोर से पीसे कि कट कट की आवाज आई। उसने अपने शरीर की एक एक मसल को सिकोड़ लिया और अपने भेदक प्रहार का सबसे खतरनाक काउंटर अटैक लॉन्च करने के लिए तैयार हो गया। भले ही सामने छठी लेयर का मॉन्स्टर हो, आर्यन आज बिना लड़े हार नहीं मानने वाला था। लेकिन ठीक उस पल जब वीर और आर्यन आपस में दोबारा टकराने ही वाले थे, अचानक से जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद तेज, कड़क और गुस्से से भरी हुई आवाज हवा में गूंज उठी। तुम दोनों इसी वक्त अपनी जगह पर रुक जाओ। ये आवाज सुनते ही वीर के बढ़ते हुए कदम जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वहीं के वहीं रुक गए। वीर ने अपने हमले को बीच हवा में ही रोक दिया और झटके से अपना सिर उस आवाज की तरफ घुमाया। भीड़ मानो किसी लाल सागर की तरह 2 हिस्सों में बट गई और उस रास्ते से एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन बेहद रौबदार लड़की बाहर निकल कर आई। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत तेज गुस्सा था। इस लड़की ने गहरे लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल के बीच रही होगी। शारीरिक बनावट में वो वहां मौजूद बाकी सभी लड़कियों से थोड़ी बड़ी और लंबी थी। उसके नैन नक्श बेहद आकर्षक थे, लेकिन जो चीज उसे सबसे अलग बनाती थी वो था उसका एटीट्यूड। उसके भूरे बाल पीछे एक पोनीटेल में बंधे हुए थे जो उसकी पतली कमर तक झूल रहे थे। उसकी भौहें हल्की सी ऊपर की तरफ उठी हुई थीं, जो उसे किसी योद्धा या किसी लेडी डॉन जैसा एक ऐसा निडर और बेखौफ लुक दे रही थी जिसके सामने बड़े बड़े आदमियों के पसीने छूट जाएं। ये तो अनन्या दीदी है। उस लाल कपड़ों वाली लड़की को देखते ही वहां मौजूद पूरी भीड़ के चेहरों पर एक गहरी इज्जत और डर का मिलाजुला भाव आ गया। सबने तुरंत अपना सिर झुका लिया। ओह, तो ये अनन्या दीदी हैं। वीर ने उस लड़की को देखकर अपने चेहरे पर एक झूठी लेकिन इज्जतदार स्माइल ओढ़ ली। वीर, हम सब एक ही फैमिली के लोग हैं। क्या तुम्हें अपने ही छोटे भाई से एक मामूली से झगड़े में प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल करने की जरूरत थी? अनन्या ने पूरी भीड़ को अपनी तीखी नजरों से स्कैन किया और फिर वीर को घूरते हुए डांट लगाई। हम तो बस ऐसे ही खेल रहे थे, लेकिन चूंकि अनन्या दीदी ने हुक्म दे दिया है तो बात यहीं खत्म होती है। वीर ने बहुत ही कैजुअल तरीके से कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। उस पल आर्यन ने भी अपनी मुट्ठियों को ढीला कर लिया और अनन्या की तरफ देखकर इज्जत से सिर झुकाया। अनन्या चौहान फैमिली के सबसे बड़े ताऊजी की इकलौती बेटी थी। भले ही वो एक लड़की थी, लेकिन पूरे चौहान फैमिली की यंग जनरेशन में उसके टैलेंट, उसकी ताकत और उसके रौब का कोई सानी नहीं था। पूरे शिवालिक टाउन में यह अफवाह बहुत मशहूर थी कि अनन्या आज से 6 महीने पहले ही वज्रदेह के 6ठे लेवल को पार कर चुकी थी और अब इन 6 महीनों में उसकी ताकत किस डरावने लेवल पर पहुंच चुकी होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। अनन्या का नेचर बहुत ही न्यायप्रिय और सीधा था, जिसकी वजह से न सिर्फ चौहान फैमिली में बल्कि पूरे शिवालिक टाउन की युवा पीढ़ी में उसका बहुत सम्मान था। यहाँ तक कि वीर जैसा घमंडी इंसान भी अनन्या से पंगा लेने की जुर्रत नहीं करता था। अपने ही फैमिली के खून के प्यासे होने में क्या बहादुरी है? अगर तुम्हारे अंदर सच में इतनी ही ताकत और इतना ही टैलेंट उबल रहा है, तो जब शिवालिक टाउन हंट का उत्सव शुरू होगा तब जाकर दूसरे परिवारों के होनहार लड़कों से लड़ना और उन्हें हराना। अगर तुम वहां जीते तो मैं मानूंगी कि तुम सच में ताकतवर हो। अनन्या ने एक लेडी बॉस के अंदाज में सबको फटकार लगाते हुए कहा। दीदी की बात बिल्कुल सही है। वीर ने आलस भरे अंदाज में एक उबासी ली। उसने अपने हाथ में मौजूद सूर्य संजीवनी बूटी को एक बार फिर से आर्यन की तरफ उछाला और बोला, लो भाई, अपनी बूटी रख लो। और फिर वीर चलते हुए बिल्कुल आर्यन के करीब आ गया।
उसने बहुत ही आराम से आर्यन के कंधे पर अपना हाथ रखा, मानो वो दोनों दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हों। और फिर वीर ने आर्यन के कान के पास झुककर एक ऐसी धीमी लेकिन जहरीली आवाज में फुसफुसाया जिसे सिर्फ वो दोनों ही सुन सकते थे। आर्यन, आज से ठीक 6 महीने बाद होने वाले फैमिली कंपटीशन में मैं हर हाल में टॉप 3 में अपनी जगह बनाऊंगा। और उसके तुरंत बाद मैं पूरी फैमिली के सामने दादाजी से काव्या का हाथ मांगूंगा और वो मुझे मना नहीं कर पाएंगे। तब तक तुम मेरी होने वाली दुल्हन का अच्छे से ख्याल रखना। अपनी बात खत्म करके वीर ने आर्यन के कंधे को 2 बार ऐसे थपथपाया जैसे कोई साला अपने जीजा का कंधे थपथपाता है। और फिर अपने चेहरे पर एक बेहद चौड़ी और घमंडी मुस्कान के साथ वीर पीछे मुड़ा और विक्रम को लेकर वहां से चला गया। वीर की पीठ को दूर जाते हुए देखकर आर्यन की आंखें किसी खौलते हुए ज्वालामुखी की तरह डार्क और भयानक हो गईं। उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को इतना कसकर भींच लिया था कि उसके नाखूनों से उसकी हथेलियों में गहरे गड्ढे बन गए थे और वहां से खून की कुछ बूंदें टपकने लगी थीं। आर्यन की नसों में खून पागलों की तरह दौड़ रहा था। इस हरामी को काव्या से शादी करने दूंगा, मैं इसे जिंदा गाड़ दूंगा। टॉप 3 में आना चाहता है, इतना आसान नहीं है वीर। भले ही आर्यन को बहुत अच्छे से पता था कि वीर इस वक्त ताकत और मार्शल आर्ट्स में उससे कहीं ज्यादा आगे और खतरनाक था, लेकिन आर्यन के दिल में कोई खौफ नहीं था। उसे अपनी दिन रात की नर्क जैसी मेहनत पर और अपनी छाती से चिपके उस जादुई पत्थर के ताबीज पर पूरा यकीन था। आर्यन ने अपने मन में एक खौफनाक कसम खाई, चाहे कुछ भी हो जाए, इस आने वाले फैमिली कंपटीशन से पहले वो हर हाल में अपनी ताकत को उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां वो वीर के इस घमंड को उसके ही पैरों तले कुचल कर रख देगा।